दोस्तों, एक रात की तरह यह खबर अचानक सबके सामने आ गिरी। टर्की ने अचानक भारत के लिए भेजे जा रहे उन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को अपने एयर स्पेस से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी और इस बेहद रणनीतिक कदम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। बात सीधे सीधे लगती है जैसे एक जासूसी उपन्यास का ट्विस्ट। 6 अपाचे हेलीकॉप्टर जो अमेरिका की बोइंग से 2020 में भारत ने खरीदे थे, करीब $100 करोड़ की डील अब भारत पहुंचने के अंतिम पड़ाव में खुद ही अटक गई। सोचिए, ये हेलीकॉप्टर यूएसए से रवाना हुए भारी मालवाहक विमान एंटोनोव में लादे गए, जिसके लिए यूक्रेन की एक कार्गो एयरलाइन जिम्मेदार थी। यह वही एयरलाइन रही है जिसने पहले भी अमेरिका से भारत तक बड़े और संवेदनशील रक्षा सामान पहुंचाया है। लेकिन जैसे ही विमान यूरोप और मध्य पूर्व के पार उड़ता, उसकी उड़ान पथ में तुर्की जैसा बड़ा और रणनीतिक रूप से नाजुक देश आ जाता है और तभी हवा में अचानक खामोशी छा जाती है कहानी में। और मोड़ तब आता है जब बताया गया कि विमान को ईस्ट मिडलैंड यूके में ईंधन भरने के लिए उतारा गया, लेकिन उसके बाद तुर्की ने साफ मना कर दिया कि वह अपने हवाई क्षेत्र एयर स्पेस से उस विमान को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। बिना कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण, बिना कोई सार्वजनिक बहाना, सिर्फ चुप्पी और अनपेक्षित राजनीतिक मजबूरी। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि यह फैसला सिर्फ टेक्निकल लॉजिस्टिक समस्या के नाम पर नहीं था, बल्कि यह जानबूझकर लिया गया एक राजनीतिक कदम था ताकि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों में अड़ंगा डाला जाए। पॉलिटिकल बैकड्रॉप भी ड्रामे को और गहरा बनाता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की पाकिस्तान के साथ बढ़ती दोस्ती और इस्लामी दुनिया में उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर विश्लेषकों में लंबे समय से चर्चा है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि यह कदम एक संदेश भी हो सकता है कि तुर्की सिर्फ अपने हितों के लिए गठजनों का उपयोग कर रहा है और वह भारत अमेरिका संबंधों को जटिल करना चाहता है। इस घटनाक्रम का नतीजा यह हुआ कि इन 124 विमान को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। इसे लेकर सोशल मीडिया और विश्लेषण बहुत जोर से चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक ओवरफ्लाइट क्लियरेंस से इनकार नहीं था, बल्कि यह भारत अमेरिका गठबंधन में आने वाले महत्वपूर्ण हथियारों की डिलीवरी पर भू राजनीतिक दबाव की एक चाल थी। इतना ही नहीं, यह विवाद अब सिर्फ सैन्य लॉजिस्टिक का सवाल नहीं रहा, यह भारत के लिए एक असमानी अलर्ट बन गया है। अगर एक जरूरी हथियार डिलीवरी ही एयर स्पेस पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाती है, तो आने वाले समय में भारत को अपने सामरिक चैनलों पर फिर से सोचना पड़ेगा। क्या नया रूट तैयार किया जाएगा जो तुर्की को बाईपास करे? क्या यह घटना भारत के लिए तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ की गहरी चिंता का संकेत है? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत इस तरह की जो डिप्लोमेटिक चालों से निपटने के लिए रणनीति को तैयार कर रहा है? भारत और टर्की के बीच जो हाल की तनातनी सामने आई है, उसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि यह पूरा मामला अचानक से चर्चा में आ गया और लोगों को समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या है। ज्यादातर जगह यह लिखा गया कि टर्की ने भारत के लिए आने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स को अपने एयर स्पेस, और पहली नजर में यह बात थोड़ी अजीब भी लगी कि आखिर यूएसए से खरीदे गए हेलीकॉप्टरों के बीच टर्की का दखल कैसे आ गया। थोड़ा पीछे जाएं तो कहानी और साफ हो जाती है। भारत ने 2020 में बोइंग कंपनी से 6 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था और करीब $600 मिलियन की यह डील 2024 तक पूरी होनी थी। डिलीवरी में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन अब जो आखिरी बैच था वह भारत पहुंचने ही वाला था और इसी दौरान पूरा मामला अटक गया। इन हेलीकॉप्टर्स को भारत तक लाने का काम यूक्रेन की एक कार्गो एयरलाइन कर रही थी। यह वही कंपनी है जो पहले भी कई बार अमेरिका से भारत के लिए भारी भरकम डिफेंस इक्विपमेंट ला चुकी है। इस एयरलाइन का एक तय रूट होता है जिसमें यह अटलांटिक पार करके यूके, 3 फिर टर्की और उसके बाद भारत पहुंचती है। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि यह सीधा रूट क्यों नहीं लेती और क्यों नहीं यूएसए से अफ्रीका होकर भारत आती। इसका कारण बड़ा साधारण है, क्योंकि एयरलाइंस अपने हिसाब से रूट नहीं बदल सकती। इनके पास फिक्स्ड एयर कॉरिडोर होते हैं और दुनिया की हवाई ट्रैफिक इन्हीं तय रास्तों पर चलती है। इसलिए यह एयरलाइन भी हमेशा की तरह वहीं से होकर आ रही थी। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि हाल ही में भारत ने टर्की के नेशनल डे को बॉयकॉट कर दिया था। टर्की की एम्बेसी में जो सेलिब्रेशन हुए, उनमें भारत का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ और उसी के बाद से माना जा रहा है कि नाराज टर्की ने अचानक भारत के लिए इस्तेमाल होने वाला यह एयर रूट ब्लॉक कर दिया, जिससे खबर आ रही है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आ रहे थे वह रास्ते से ही यू टर्न लेकर अमेरिका वापस लौट गए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से
समझते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टर्की द्वारा भारत के विमानों के लिए एयर स्पेस अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जाना सतही तौर पर एक सामान्य राजनयिक प्रतिक्रिया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की भू राजनीतिक परतें कहीं अधिक गहरी और रणनीतिक हैं। पिछले कुछ वर्षों में टर्की ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों को जिस तेजी से बढ़ाया है, वह सिर्फ दो मुस्लिम बहुल देशों के बीच सामान्य सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि एक स्पष्ट सामरिक झुकाव है जो भारत की सुरक्षा गणनाओं को प्रभावित करता है। कई बार टर्की के शीर्ष सैन्य अधिकारी जॉइंट एक्सरसाइज या इंस्पेक्शन विजिट के नाम पर पाकिस्तान में सक्रिय देखे गए और यह पैटर्न लगातार मजबूत होता गया है। इसकी वजह सिर्फ रक्षा सौदे नहीं है, बल्कि एक व्यापक भू राजनीतिक एजेंडा है जिसमें पाकिस्तान, टर्की और कुछ हद तक अजरबैजान एक नए इस्लामिक सैन्य कूटनीतिक ब्लॉक की संरचना की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। ऐसे में भारत द्वारा टर्की के राष्ट्रीय दिवस समारोह का बॉयकॉट स्वाभाविक रूप से अंकारा को असहज करता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उसके पाकिस्तान केंद्रित रुख पर भारतीय असहमति को दर्शाता है। टर्की की प्रतिक्रिया एयर स्पेस ब्लॉक इसलिए केवल एक नाराजगी नहीं, बल्कि एक संदेश थी, एक सिग्नल कि अंकारा भारत के कदम को हल्के में नहीं लेगा और वह अपने प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल करके राजनीतिक प्रतिक्रिया दर्ज करा सकता है। हालांकि एयर स्पेस ब्लॉक करना कोई सैन्य कार्रवाई नहीं है, फिर भी यह एक कूटनीतिक पोस्चर होता है जो यह बताता है कि आप भविष्य में किस टोन और रवैये के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। टर्की ने यह दिखाया कि वह पाकिस्तान के साथ बढ़े सैन्य तालमेल को केवल द्विपक्षीय रिश्ते के रूप में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने के एक उपकरण के रूप में भी देख रहा है। दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की भू रणनीतियों में भारत एक उभरती हुई शक्ति है और टर्की उसकी भूमिका को अपने हितों के सापेक्ष संतुलित करना चाहता है। इसलिए यह प्रतिक्रिया टर्की की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती है जिसमें वह पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है और भारत को यह बताना चाहता है कि यदि नई दिल्ली उसकी नीतियों से असहमति जताएगी तो उसका प्रभाव सिर्फ भाषण या बयान में नहीं, बल्कि वास्तविक भू रणनीतिक कदमों में भी दिखाई देगा। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए चिंता की कोई विशेष वजह नहीं है। एयर स्पेस ब्लॉक होने का मतलब यह नहीं कि अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर या अन्य कोई संवेदनशील रक्षा सामग्री भारत तक पहुंचेगी ही नहीं। दुनिया की एयरलाइंस और रक्षा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इतने परिपक्व हैं कि किसी भी एक देश के एयर स्पेस बंद होने से डिलीवरी रुक नहीं जाती। अमेरिकी विमान या कार्गो उड़ानें हमेशा के लिए किसी एक निश्चित मार्ग के मोहताज नहीं होती। रूट में हल्का सा अदला बदली कर लेने से पूरा प्लान सुचारू रूप से चल सकता है। सबसे सरल विकल्प यह है कि अमेरिकी उड़ानें भूमध्य सागर क्षेत्र के ऊपर से किसी वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें, जैसे इजिप्ट, ग्रीस या फिर इजराइल वाला रास्ता। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय एयर लॉजिस्टिक्स की संरचना बहुपरत और बहुमार्गीय है, इसलिए किसी एक देश द्वारा एयर स्पेस बंद करना मुश्किल जरूर पैदा करता है, परंतु बाधा नहीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसे सिग्नलिंग कदमों को अक्सर कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी कहा जाता है, जहां लक्ष्य वास्तविक नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि यह दिखाना होता है कि आप नाराज हैं और भविष्य में आपके पास कुछ लेवरेज है। टर्की की यह कार्रवाई भी उसी श्रेणी में आती है। इसका भारत के लिए वास्तविक दीर्घकालिक रणनीतिक प्रभाव सीमित है, लेकिन राजनीतिक संकेत गहरे हैं। यह साफ दिखाता है कि टर्की दक्षिण एशिया की आर्किटेक्चर में पाकिस्तान हितैषी रुख को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को अपने कूटनीतिक विकल्पों को और तेजी से विस्तार देना होगा, खासकर ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, फ्रांस और मिस्र जैसे देशों के साथ, जो पहले से ही टर्की की आक्रामक विदेश नीति से असहज हैं। निष्कर्ष के रूप में भारत के लिए यह घटना एक दीवार नहीं, सिर्फ एक सिग्नल है। अपाचे हेलीकॉप्टर या कोई भी रक्षा उपकरण तय समय पर भारत पहुंचेगा, मार्ग चाहे जैसा भी हो। असली संदेश यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतीकात्मक कदम भी बड़े भू रणनीतिक बदलावों का संकेत दे सकते हैं, और टर्की का यह कदम बताता है कि आने वाले वर्षों में भारत टर्की पाकिस्तान त्रिकोण और अधिक जटिल, अधिक राजनीतिक और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होने वाला है। टर्की ने ऊपर से तो यही कहा कि एयर स्पेस ब्लॉक करने का भारत से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन जमीनी सच बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। पिछले कुछ समय से टर्की पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री रिलेशन को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और कई बार ऐसा भी हुआ जब बड़े अधिकारी किसी ऑपरेशन के बहाने पाकिस्तान में देखे। इससे इतना जरूर साफ हो जाता है कि टर्की की रणनीति धीरे धीरे पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ी होती जा रही है और भारत के खिलाफ एक सॉफ्ट अलाइनमेंट बनता जा रहा है। भारत द्वारा नेशनल डे के बॉयकॉट के बाद टर्की ने जिस तेजी से एयर स्पेस ब्लॉक किया, उससे यह समझ में आता है कि यह सिर्फ एक नाराजगी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज था। एयर स्पेस ब्लॉक करना कोई बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई तो नहीं है, लेकिन यह एक संकेत जरूर होता है कि आप क्या सोचते हैं और किस तरह का टोन अपनाना चाहते हैं। टर्की स्पष्ट करना चाहता था कि वह भारत के कदम से नाक है और इसे दिखाने के लिए उसने यह तरीका अपनाया। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स अब पहुंचेंगे ही नहीं। दुनिया में कई रूट हैं और एयरलाइंस के पास हर परिस्थिति में बैकअप रास्ते मौजूद रहते हैं। हो सकता है इस बार यूएसए से उड़ान भरने के बाद एयरलाइंस सीधे इजिप्ट या ग्रीस होकर आए या फिर इजराइल वाला रास्ता अपनाया जाए। टर्की का एयर स्पेस बंद होना भारत के लिए कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे पार करना मुश्किल हो, बल्कि यह सिर्फ थोड़ी सी तकनीकी देरी पैदा कर सकता है। असल खेल यहाँ रूट का नहीं बल्कि भारत और टर्की की पॉलिटिकल पोजीशनिंग का है। एक तरफ टर्की कहता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ है और किसी गलत गतिविधि को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ वही देश है जिसके सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान और अजरान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाते हैं। कई बार पुरानी वीडियो उठाकर उन्हें नया बताकर वायरल किया जाता है और दुनिया में भारत की गलत छवि फैलाने की कोशिश की जाती है। इस पूरी कहानी का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया वॉरफेयर है। पिछले 4 सालों में भारत के खिलाफ चलाए गए गलत कैंपेन में सबसे ज्यादा एक्टिव पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान ही रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ हैशटैग्स को ट्रेंड करवाने के लिए बाहर से फेक अकाउंट्स खरीदे जाते हैं और मिनटों में हजारों ट्वीट कर दिए जाते हैं। यह एक सामान्य नाराजगी नहीं बल्कि एक प्लान्ड डिजिटल स्ट्रेटजी है जिसके जरिए भारत की इमेज पर असर डालने की कोशिश की जाती है। अब बात करें ट्रेड रिलेशन की, तो भारत और टर्की के व्यापारिक संबंध पिछले कुछ सालों में काफी कमजोर हुए हैं। जहां 2022 से 23 में भारत का टर्की को एक्सपोर्ट करीब 6.5 बिलियन था, तो वहीं 2023 से 2024 में यह घटकर करीब 5.2 बिलियन रह गया। यानी सिर्फ एक साल में लगभग 1.3 बिलियन का अंतर हो गया। डॉलर की गिरावट यह कोई छोटी संख्या नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक दूरी भी बढ़ती ही जा रही है। भारत और तुर्की के बीच हालिया आर्थिक राजनीतिक तनाव भले ही सुर्खियों में हो, लेकिन वस्तु व्यापार के पैमाने को देखते हुए यह भारत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं बनता। भारत हर साल लगभग 450 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, जिसमें तुर्की की हिस्सेदारी सिर्फ 1 से 1.5% के बीच है। इसका अर्थ यह है कि यदि तुर्की के साथ संबंध और तनावपूर्ण हो जाएं, तो भारत चाहे तो अपने निर्यात बाजारों में किसी भी समय तुर्की की जगह किसी दूसरे देश को शामिल कर सकता है। ऐसे विविधीकृत और विशाल वैश्विक व्यापार ढांचे के चलते भारत के कुल निर्यात पर कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। फिर भी चिंता का विषय यह है कि अगर राजनीतिक असहमति लंबी चलती है तो वह रक्षा, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा जैसे सेक्टर्स में सहयोग को प्रभावित कर सकती है, जिससे रणनीतिक स्तर पर कुछ बाधाएं आ सकती हैं। दूसरी ओर स्वयं तुर्की की आर्थिक स्थिति पिछले कई वर्षों से अस्थिर बनी हुई है। लगातार बढ़ती महंगाई, ढीली मौद्रिक नीतियां और घरेलू वित्तीय असंतुलन ने तुर्की लीरा को दुनिया की सबसे तेज गिरने वाली करेंसी में बदल दिया है। कभी एक तुर्की लीरा 8 भारतीय रुपए के बराबर होता था, लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक लीरा की कीमत मात्र 2 भारतीय रुपए के आसपास रह गई है। 2021 से अब तक लीरा अपनी वैल्यू का करीब 60% खो चुका है, जो किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बेहद गंभीर संकेत है। करेंसी का इतना तेज अवमूल्यन निवेशकों को हतोत्साहित करता है, आयात महंगा बनाता है और घरेलू उद्योगों पर भारी दबाव डालता है। यदि भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और विशेष रूप से सेमीकंडक्टर मिशन को सही दिशा में आगे बढ़ाता रहता है, तो आने वाले वर्षों में भारतीय रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मांग और मजबूत होने की संभावना है। भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, निर्यात विविधीकृत होगा और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत का वजन और बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में
लीरा का और कमजोर होना लगभग तय सा प्रतीत होता है, क्योंकि तुर्की का औद्योगिक आधार इतना मजबूत नहीं है कि वह वैश्विक दबावों का लंबे समय तक सामना कर सके। यह भी पूरी तरह संभव है कि आने वाले वर्षों में एक भारतीय रुपया 4 लीरा के बराबर हो जाए। यदि यह परिदृश्य सच होता है तो तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक साख और भी कमजोर होगी, जिससे विदेशी निवेश भाग सकता है और घरेलू महंगाई और बढ़ सकती है। इस पृष्ठभूमि में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत से उलझना तुर्की के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्थिर बाजार, बड़ा उपभोक्ता आधार, मजबूत आईटी सेक्टर, तेजी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ता हुआ निर्यात भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर चुका है। इसके विपरीत तुर्की आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है और अपनी घरेलू चुनौतियों से जूझ रहा है। कमजोर करेंसी, उच्च मुद्रास्फीति, गिरता निवेशक भरोसा और जियोपॉलिटिकल तनावों से प्रभावित होता व्यापार तंत्र। तुर्की ने 2028 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य घोषित किया है, लेकिन मौजूदा आर्थिक हालात और धीमी विकास दर को देखते हुए यह लक्ष्य बेहद कठिन प्रतीत होता है। एक ओर तुर्की में आर्थिक नीतियां राजनीतिक प्राथमिकताओं से प्रभावित होती रही हैं, दूसरी ओर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए आवश्यक तकनीकी और औद्योगिक सुधार उतनी तेजी से नहीं हो पाए हैं। अगर लीरा कमजोर होती रही और विदेशी पूंजी देश से बाहर जाती रही तो तुर्की का विकास लक्ष्य केवल कागज पर रह जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।